साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी साहित्य धारा पर। और हम पढ़ रहे थे विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसमें हमने एक वीडियो बना दिया था जो आदिकाल से रीतिकाल तक था। और अब हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो शुरू करते हैं आज का हम वीडियो को पूरा जरूर देखना। भारतेंदु काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। जो आधुनिक काल है उसको गद्य काल भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था इसे गद्य काल। ठीक है। आधुनिक काल को गद्य का संबंध वैचारिकता से है। आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना आदि गद्य विद्या की शुरुआत हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्रिस्ट ने हिंदी व उर्दू में गद्य की पुस्तकें तैयार करवाई। बात करते हैं हम फोर्ट विलियम कॉलेज की। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में विलियम जेम्स के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा कोलकाता में करवाई गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में करवाई गई थी। और इसके प्रमुख प्राध्यापक कौन थे? हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्रिस्ट थे, जिन्होंने हिंदी व उर्दू दोनों में गद्य की पुस्तकें तैयार करवाई थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। इसमें जो गद्य काल में जो प्रमुख कवि हैं, मतलब शुरुआत में जो गद्य रचनाएं की, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सदा सुखलाल थे। इनका उपनाम निजाम था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सदा सुखलाल, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि निजाम किसका उपनाम था, तो हम कहेंगे जो सदा सुखी रहता है उसका नाम निजाम था, यानी सदा सुखलाल का नाम निजाम था, उपनाम। और सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है। इनकी रचना का नाम है सुख सागर। सदा सुखलाल नाम है इनका और इनकी रचना का नाम है सुख सागर और इनका उपनाम है निजाम। इस तीन बातों को हम अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं इंसा अल्लाह खां की। ये 1 नंबर हुए हैं। इनका जन्म 1746 ईस्वी में हुआ है और इनका जन्म 1756 ईस्वी में हुआ है। तो इस बात को भी हम अगर कर्म के अनुसार पूछ ले, काल कर्म के अनुसार पूछ ले, जन्म कर्म के अनुसार पूछ ले, तो भी हम इसको याद रखेंगे कि पहले सदा सुखलाल 1746 में इनका जन्म हुआ और फिर इंसा अल्लाह खां का 1756 में। तो इनकी जो है प्रमुख गद्य रचना है वो है रानी केतकी की कहानी। इसका दूसरा नाम, ये जो रचना है इसका दूसरा नाम उदय भान चरित है। इसको भी हम अच्छे से याद कर लेंगे। जो रानी केतकी की कहानी है उसकी रचना इंसा अल्लाह खां ने की थी और इसका उपनाम या दूसरा नाम क्या है? उदय भान चरित भी कहा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं सदल मिश्र की। ये 3 नंबर के हैं। 1 नंबर ये, 2 नंबर इंसा अल्लाह खां, जिनकी रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी और उसका अन्य नाम है उदयभान चरित। बार बार बोलने से ये चीज़ें याद हो जाती हैं। और एक तरीका और है याद करने का, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ो, पहले पढ़ो ध्यान से, एकदम मन लगा कर, और फिर आंखें बंद कर कर उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करो, मन में मनन करो। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मनन करोगे उतना ही आपको याद रहेगी चीज़ें। तो नंबर 3 है सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना है। इसकी एक ट्रिक है, 3 नंबर ये है। इसकी एक ट्रिक है कि नासिक है इसका पहला नाम, दल, ये दल है इसमें, तो दल जाएगा नासिक। क्या जाएगा? दल जाएगा नासिक। इससे भी आप याद रख सकते हैं। और इनके जो रचना काल है वो 19वीं सदी में है। आगे हम बात कर लेते हैं खड़ी बोली गद्य के चारों लेखकों में। चारों लेख को 3 की अभी हमने बात की है शायद, 4 लेख की है शायद। खड़ी बोली गद्य के चारों लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल 1 नंबर के थे, जिनकी रचना सुख सागर थी और इनका उपनाम निजाम था और इनका जन्म 1746 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद मुंशी इंसा अल्लाह खां थे, जिनका जन्म 1756 ईस्वी में हुआ था और इनकी रचना का नाम रानी केतकी की कहानी थी और इनकी रचना है उसका दूसरा नाम था उदयभान चरित। उसको भी याद करेंगे। नंबर 3 है सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना है और 19वीं सदी के ये कवि हैं। तो खड़ी बोली गद्य के चारों लेखकों में मुंशी सदा सुखलाल का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहार उपयोगी है।
मतलब सबसे अच्छा है, व्यवस्थित है, वो मुंशी सदा सुखलाल की जो गद्य रचना है सुख सागर ही है, या इनकी जो अन्य रचनाएं वो ही हैं। आचार्य शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी भाषा, इनकी रचना का नाम है भाषा योग वशिष्ठ, को प्रथम गद्यकार माना है। ऐसे सवाल पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम गद्यकार कौन थे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो हम राम प्रसाद निरंजनी को मानेंगे। इनकी रचना का नाम भाषा योग वशिष्ठ है। लेकिन अगर हमें सीधा पूछ लिया जाए कि गद्यकार, प्रथम गद्यकार कौन है खड़ी बोली के, तो हम सदा सुखलाल का नाम लेंगे। अब कुछ जो पत्र पत्रिकाएं हैं उस समय में, जो आधुनिक युग है उसमें शुरुआत में जो भारतेंदु युग था उसमें पत्र पत्रिकाओं का बहुत ज़्यादा योगदान था। उसी की कुछ महत्वपूर्ण ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके कर्म की बात हम यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले जो पत्र था या पत्रिकाएं थी 1826 में आई। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा की पहली रचना थी ये। उदंत मार्तंड जुगल किशोर चतुर्वेदी की लिखी गई है ये, और कलकत्ता में ये प्रकाशित हुआ करती थी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ करती थी। जुगल किशोर इसके जो पत्र वो क्या बोलते हैं प्रकाशक थे, और उदंत मार्तंड इस पत्रिका का नाम था, और 1826 ईस्वी में ये पहली आई थी, यानी प्रथम पत्रिका थी वो उदंत मार्तंड थी। नंबर 2 1829 ईस्वी में बंगदूत राजा राममोहन राय की थी, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। फिर 1845 बनारस अखबार सितारे हिंद के द्वारा निकाला जाता था, सितारे हिंद के द्वारा बनारस अखबार निकाला जाता था, और 1845 ईस्वी में शायद ये बनारस से ही निकाला जाता था ये। और फिर 1850 की बात कर लेते हैं। बनारस अखबार के बाद ये सुधाकर के द्वारा निकाला जाता था, नहीं, सुधाकर के द्वारा निकाला नहीं जाता था, इसका नाम सुधाकर है, और ये बनारस से निकाला जाता था। फिर प्रजा हितैषी है, प्रजा हितैषी लक्ष्मण सिंह के द्वारा 1860 में निकाला जाता था, और ये आगरा से निकलता था। तो प्रजा हितैषी कहाँ से प्रकाशित होता था? आगरा से होता था, और इसके प्रमुख जो प्रकाशक थे वो कौन थे? लक्ष्मण सिंह थे। फिर लोकमित्र है, और फिर ज्ञान प्रदायनी है। नवीन चंद्र के द्वारा नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है, मतलब ये ट्रिक बन जाती हैं। ऐसे ट्रिक बना के अपने आप ही ट्रिक बनाओ और उसको याद करो। ट्रिक के बिना ये चीज़ें याद नहीं रहती, थोड़ी थोड़ी अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ, दूसरों की ट्रिक काम नहीं आएगी। तो ये पंजाब से निकलता था, ज्ञान प्रदायनी नवीन चंद्र 1867 ईस्वी में। हिंदी का समर्थन करने वाले विदेशी विद्वान फ्रेडरिक पिकार्ड थे, हिंदी का समर्थन करते थे, और हिंदी के जो कवि हैं उनसे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। तो विदेशी विद्वान फ्रेडरिक पिकार्ड थे, इसको भी हम याद कर लेंगे। फिर आगे हम बात कर लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी, बम्बई में इसकी स्थापना की थी। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, इनकी जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश, पहले तो ये संस्कृत भाषा में रचना किया करते थे, लेकिन फिर ये हिंदी में रचनाएं करने, हिंदी गद्य में रचनाएं करने लगे। तो इनकी जो ये सत्यार्थ प्रकाश रचना है वो हिंदी गद्य में लिखी गई है, इसको भी हम याद रखेंगे। भारतेंदु युग के विषय में कुछ पंक्तियां हैं, उसको भी हम याद कर लेते हैं। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गद्दर से प्रभावित है, गद्दर से प्रभावित हैं। ये किसने? रामविलास शर्मा ने कहा है कि जो भारतेंदु युग का साहित्य है व्यापक स्तर पर गद्दर से प्रभावित हैं। ये रामविलास शर्मा ने कहा है। राम गदर, गदर राम, राम गदर करते हैं, राम गदर करते हैं, इसको भी याद कर लेंगे, राम गदर करते हैं, ये ट्रिक बन जाती है। फिर शुक्ल जी ने क्या कहा है? भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वह साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। ये बात शुक्ल ने कही है भारतेंदु के बारे में कि हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वह साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। आगे हम बात कर लेते हैं भारतेंदु युग के निबंध लेखन को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध भी कहा है, और भारतेंदु युग को तो निबंध लेखन को गद्य प्रबंध कहा है, और जो आधुनिक काल है उनको गद्य काल भी कहा है इन्होंने, शुक्ल ने, आचार्य शुक्ल ने। ठीक है,
अब भारतेंदु के नाटकों का विषय क्या क्या था, नाटकों की बात करेंगे और उन नाटकों का विषय क्या 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 था, उनकी भी हम अच्छे से बात करेंगे। भारतेंदु के नाटकों का विषय चंद्रावली थी, जिसमें प्रेम का महत्व समझाया गया था। प्रेम की बातें थी और प्रेम का महत्व समझाया गया है चंद्रावली में। भारत दुर्दशा है, देश की दशा का इसमें वर्णन किया गया है। विषय विषमोत्तम है, देशी रियासतों के कुचक्र की झांकी इसमें बताई गई है। देशी रियासतों के कुचक्र की जो झांकी है वो विषय विषमोत्तम नाटक में बताई गई है। अंधेर नगरी में सत्ता की विवेकहीनता का रूप, विवेकहीनता से अंधा हो जाता है इंसान, विवेकहीनता में अंधा हो जाता है इंसान, ऐसी कोई ट्रिक बना के आप याद कर लो। चंद्रावली में चंद्रा से प्रेम ऐसे याद कर लो। भारत दुर्दशा में तो सीधा ही दिख ही रहा है कि देश की दशा का वर्णन है। और विषय विषमोत्तम में देशी रियासतों के कुचक्र की झांकी, इस बात को हम याद रखेंगे। फिर आगे हम बात कर लेते हैं श्रीनिवास दास के नाटक। इनके कुछ नाटक हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। ये मैं किसी बुक्स मतलब मैं हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में जो भी लिखा है पुस्तक में, उसके नोट्स बनाए हैं मैंने। आप ये मत कहना कि मतलब भारतेंदु युग का आपने इतने कम क्यों पढ़ाया, उस बुक से लिए हमने, उस बुक की जो मोस्ट बातें हैं उसको हमने इसमें नोट किया है। ठीक है, तो श्रीनिवास दास के नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी, ये बहुत ज़्यादा सवालों में आता है। प्रथम दुखांत नाटक है ये, प्रथम दुखांत, हिंदी साहित्य का प्रथम दुखांत नाटक है ये रणधीर प्रेम मोहिनी, इसको भी हम याद रखेंगे। और ये किसका है, श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है। तप्ता संवरण, ये भी इनका नाटक है। संयोगिता स्वयंवर, ये भी इनका नाटक है। किसका, श्रीनिवास दास का। अब कुछ राधा चरण गोस्वामी के भी नाटक है, उनकी बात कर लेते हैं। बूढ़े मुंह मुहासे राधा चरण गोस्वामी के नाटक है। तन मन धन, ये भी राधा चरण गोस्वामी का नाटक है, इसको भी हम याद रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं निसहा हिंदू, ये भी राधा चरण का था। इस बात को, बूढ़े मुंह मुहासे और तन मन धन, ये नाटक है राधा चरण गोस्वामी का। लेकिन ये जो निसहा हिंदू है वो राधा कृष्ण दास का है, इसको भी हम याद कर लेंगे। राधा और कृष्ण हो गए तो निसहा हिंदू की रक्षा करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो। और इसके लिए जो ऊपर आया था उसकी एक ट्रिक बनाते हैं हम। जैसे राधा चरण है, राधा के चरणों में आने पर, राधा के चरणों में आने पर राधा के चरण में आकर हम तन मन धन सब अर्पण कर देते हैं। ठीक है, तो निसहा हिंदू की हमने बात कर ली। ये राधा कृष्णदास का उपन्यास है, ये राधा कृष्णदास का उपन्यास है निसहा हिंदू। हिंदू मुस्लिम मित्रता का वर्णन इसमें किया गया है। निसहा हिंदू नाटक, उपन्यास का नाम तो निसहा हिंदू है, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम मित्रता का वर्णन किया गया है और राधा कृष्णदास का ये उपन्यास है। चंद्रकांता पढ़ने के लिए ही हाँ, ये अलग अलग ही, न जाने कितने उर्दू जीवी जो उर्दू भाषा जानते थे, उन्होंने कितनों ही लोगों ने हिंदी सीखी चंद्रकांता के लिए। चंद्रकांता नाटक था, उसको पढ़ने के लिए लोगों ने, देवकी नंदन का था शायद, ये देवकी नंदन का था ये चंद्रकांता नाटक। और इसको पढ़ने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने, जो उर्दू जीवी थे, उन्होंने हिंदी सीखी थी। ये शुक्ल ने कहा है अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास नामक पुस्तक में। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये जो अधूरी रचना है ये भारतेंदु की है। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ये रचना किसकी है, राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की है। कश्मीर कुसुम व बादशाह दर्पण भारतेंदु द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ है। पूछ लिया जाए कि जो भारतेंदु के द्वारा 2 लिखित इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो एक है कश्मीर कुसुम, एक बादशाह दर्पण, ये इनके इतिहास ग्रंथ है। नाटक भी है इनका, ये निबंध है। निबंधात्मक आलोचना लिखी थी इन्होंने, ये भारतेंदु का है। पूछ ले नाटक निबंध किसका है, आलोचनात्मक निबंध, तो ये भारतेंदु का है। संयोगिता स्वयंवर हमने बात की थी अभी,
किसका था? राधाचरण नहीं, श्रीनिवास दास का था संयोगिता स्वयंवर। और इसकी आलोचना किसने सच्ची आलोचना के नाम से की है? बालकृष्ण भट्ट ने संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है सच्ची आलोचना के नाम से। तो सच्ची आलोचना के रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। ये बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के ही कवि हैं। भारतेंदु ने खुसरो जैसी पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। इस बात को भी हम याद रखेंगे कि भारतेंदु युग में पहेलियाँ और मुकरियाँ भी थी, यानी उनकी भी लिखी जाती थी वो भी। प्रताप नारायण मिश्र ने लावणी व आलाखंड लिखे। प्रताप नारायण मिश्र ने लावणी व आलाखंड लिखे, इसको भी हम याद रखेंगे। भारतेंदु की जो प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली पत्रिका है 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा। नंबर 2 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन। 1873 में इसमें ही कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। ये भारतेंदु ने ही कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। और कब का? 1873 ईस्वी में कहा था। और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका निकली थी। और 1868 में कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और इसी के एक साल बाद 1874 ईस्वी में बाला बोधिनी लिखी थी, जो स्त्री शिक्षा से संबंधित थी। बाला बोधिनी जो 1874 ईस्वी में लिखी गई थी। भारतेंदु युग के लेखकों का क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है इनका क्रम। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बालकृष्ण भट्ट, जिन्होंने लिखी सच्ची आलोचना। इनका जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु का 1850। प्रेम घन का जो बद्रीनारायण प्रेम घन है, इनका पूरा नाम बद्रीनारायण था। इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। और फिर प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ था 1856 ईस्वी में। अब प्रताप नारायण मिश्र के कुछ नाटक हैं। हठी हमीर प्रताप, हठी हमीर प्रताप, गो संकट, जुआरी खुआरी। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, जुआरी खुआरी। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है जुआरी खुआरी, प्रताप नारायण मिश्र। और हट्टी हमीर, ये भी प्रताप नारायण मिश्र का। गो संकट, ये भी प्रताप नारायण मिश्र का। 3 नाटक को हम अच्छे से ध्यान रखेंगे और याद कर लेंगे। नागरी नीरद, ये जो पत्रिका है ये किसकी है? बद्रीनारायण मिश्र की है। ये नागरी नीरद रचना किसकी है? प्रेमगन की है। बद्रीनारायण चौधरी है, इनका उपनाम प्रेमगन था। और इनकी जो पत्रिका है वो नागरी नीरद के नाम से प्रकाशित हुई थी। गद्य प्रबंध भारतेंदु युगीन गद्य को या निबंध को किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है गद्य प्रबंध। बातों के संग्रह, द्विवेदी युगीन गद्य को बातों का संग्रह कहा है। अब हमारा द्विवेदी युग स्टार्ट होता है। भारतेंदु युग की हमने ऊपरी बात कर ली है बुक के अनुसार। और अब हम द्विवेदी युग को पढ़ेंगे अच्छे से। तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य में, इनकी पुस्तक का नाम गीता रहस्य, यानी गीता रहस्य किसकी पुस्तक का नाम है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम गीता रहस्य है। में महान भारतीय ग्रंथ गीता को कर्म योग का प्रतिपादक ग्रंथ बताया है। गीता को क्या बताया है? कर्म योग का प्रतिपादक ग्रंथ बताया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र 1908 नामक पुस्तक में भारत की आर्थिक राजनीतिक जो यथार्थ था, जो आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ था द्विवेदी युग के समय में, उसका चित्रण किया है। किसमें? संपत्ति शास्त्र में, जिसका रचना काल है 1908 ईस्वी में। ये किसके द्वारा रचित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है, जिसमें आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया गया है। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा। तो ऑप्शन में आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इनका जो ये युग का नाम है वो पड़ा, द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश भी कहा जाता है। ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश कहा था। 1884 ईस्वी में 1884 में प्रयाग में हिंदी उद्धारिणी
प्रतिनिधि मध्य सभा गठित की गई महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना हुई। और इसमें जो पत्रिका थी, ये पत्रिका काशी नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका के रूप में स्टार्टिंग हुई इसकी, ये 1896 ईस्वी में हुई थी। इस बात को भी हम याद रख लेंगे। काशी नागरिणी प्रचारिणी सभा थी या पत्रिका थी, उसके संस्थापक कौन थे? जो सभा थी 1893 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास प्रमुख, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इसकी ट्रिक है राम श्याम शिव, राम श्याम शिव, राम श्याम शिव। 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। राम श्याम शिव, राम श्याम शिव, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इसको हम याद कर लेंगे। फिर आगे बात करते हैं, इस सभा का उद्देश्य क्या था? काशी नागरिणी जो प्रचारिणी सभा थी, इसका उद्देश्य क्या था? नागरी अक्षरों का प्रचार करना, जो देवनागरी लिपि का उदय हुआ था उसका प्रचार करना, हिंदी साहित्य को समृद्ध करना, हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना या उनमें बढ़ोतरी करना, या जो पुराने टाइम के ग्रंथ हैं उनको उजागर करना, हिंदी शब्द सागर, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाश करना ही इनके प्रमुख उद्देश्य थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा का उद्देश्य क्या है, या कुछ उद्देश्य दे दिए जाते हैं कि इनमें पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य नहीं है, तो इन उद्देश्यों को हम अच्छे से याद कर लेंगे। सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से शुरू किया था। 1903 से 1920-21 तक इन्होंने अपना जो संपादन कार्य है वो किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन की रचनाओं का अनुवाद किया था। जो अंग्रेज विद्वान थे एक बेकन, इनकी रचनाओं का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। कविता क्या है? ये निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कवि और कविता, ये निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। जैसे एक कविता क्या है, ये निबंध है रामचंद्र शुक्ल का। कवि और कविता निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये कुछ निबंध है, 2 निबंध और है, जैसे कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव, ये निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के 2 निबंध हैं, मारेसी मोही कुठाव और कछुआ धर्म। इसको हम याद रख लेंगे। और सरदार पूरन सिंह के जो निबंध हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि आचरण की सभ्यता पूर्ण है। ऐसे कुछ ट्रिक बनाओ कि आचरण की सभ्यता पूर्ण है। मजदूरी और प्रेम, वो भी पूर्ण होना चाहिए। हर चीज़ पूरी होनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो आचरण भी पूरा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। और मजदूरी और प्रेम, मजदूरी अपने जगह पूरी होनी चाहिए, प्रेम अपने जगह पूरा होनी चाहिए। सच्ची वीरता हो तो वो भी पूरी होनी चाहिए। इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह के ये कुछ निबंध हैं। बाबू श्याम सुंदर दास के निबंध प्राय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख लिखे जाते हैं। जो बाबू श्याम सुंदर दास थे उनके निबंध प्राय विश्वविद्यालय के जो पाठ्यक्रम है उनको ध्यान में रखकर लिखे गए थे। शिव शंभू के चिट्ठे, ये निबंध है, ये किसका है? बाल मुकुंद गुप्त का। ये शिव शंभू के चिट्ठे हैं, निबंध बाल मुकुंद गुप्त का है और अंग्रेजी शासन पर व्यंग्य किया गया है इस निबंध में। 1891 ईस्वी में चंद्रकांता उपन्यास लिखा गया था। यानी चंद्रकांता उपन्यास है, ना कि नाटक। इस बात को भी हम याद रखेंगे कि चंद्रकांता और निसहाय हिंदू, ये दोनों उपन्यास है। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है और चंद्रकांता उपन्यास है वो देवकी नंदन खत्री का है। और इसी उपन्यास को पढ़ने के लिए कहीं जो उर्दू जीवी थे, इन्होंने हिंदी सीखी थी इसको पढ़ने के लिए। और कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती हैं, ये किसने कहा है? नामवर सिंह ने। ये भी पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में आया था ये सवाल। और ये चंद्रकांता उपन्यास वाला भी आया था कि कब लिखा गया, तो 1891 ईस्वी में लिखा गया था। और कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी होती तो छोटी है और बड़ी बात करती हैं, तो ये नामवर सिंह ने कहा है। आगे हम बात कर लेते हैं हिंदी कहानी। सर्वप्रथम
सरस्वती पत्रिका से नियमित छपने लगी। इसकी शुरुआत हुई थी 1903 से 1900 से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य 1903 से संभाला, और सरस्वती पत्रिका में ही कहानियाँ सबसे पहले छपने लगी। प्रथम कहानी इंदुमती थी, परंतु अन्य कहानियाँ जो इसकी दावेदार थी उसकी भी हम बात कर लेते हैं। 1900 ईस्वी में ये इंदुमती नाम की एक रचना थी, किशोरी इंदु। इसको ट्रिक से हम याद कर लेते हैं, किशोरी इंदु ये कहानी है, किशोरी इंदु, इंदु किशोरी, ऐसे भी 1900 ईस्वी में ये लिखी गई थी। फिर 1900 में गुलबहार भी एक है, किशोरी लाल गोस्वामी की है। 1901 में प्लेग की चुड़ैल 1901 में लिखी गई भगवान दास के। भगवान ही अब चुड़ैल से बचा सकते हैं, ये एक ट्रिक है इसकी। और फिर बात करते हैं 1903 की। 11 वर्ष का समय शुक्ल के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। 1903 पंडित और पंडितानी गिरिजा, पंडित और पंडितानी दोनों गिर गए, ठीक है, 1903 में। 1907 दुलाई वाली बंग महिला। प्रथम महिला कहानीकार कौन थी? बंग महिला थी, राजेंद्र बाला घोष इनका पूरा नाम है बंग महिला का, और इनकी रचना है दुलाई वाली, वो 1907 में लिखी गई है। फिर 1911 ईस्वी में ग्राम नामक की कहानी है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। 1913 रक्षाबंधन, ये रचना है तेरा मेरी तेरी रक्षा, विशंबर नाथ कौशिक की रचना है रक्षाबंधन। जो इस बुक में जो सवाल है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब लगभग जो सवाल मैं बता रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट, वो बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। तो आप एक भी लाइन को मिस मत करना और सबको एकदम अच्छे से याद करना, और वीडियो को 2 बार 3 बार जब तक आपको याद ना आए तब तक देखें। तो विशंबर नाथ कौशिक की जो रचना है वो रक्षाबंधन है, जो 1913 ईस्वी में लिखी गई थी। फिर कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद की है। 1913 ईस्वी में ये कहानी लिखी गई थी राधिका रमण के द्वारा, कानों में कंगना। अब 1915 ईस्वी में उसने कहा था, ये कहानी छपी थी सरस्वती पत्रिका में छपी थी। कब? 1915 ईस्वी में। और इसकी रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। इनके जो पीछे हमने निबंध याद किए थे, कछुआ, धर्म और मारे सी मोही उठाव, ये गुलेरी की निबंध है। और ये कहानी है उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। सुदामा नाटक शिवनंदन सहाय का नाटक है ये। सुदामा ये नाटक है। और सुदामा चरित किसकी है? नरोत्तम दास की है। भक्ति काल से संबंधित ये कवि हैं नरोत्तम दास। और सुदामा चरित इनकी रचना है, इसको भी हम याद कर लेंगे। सुदामा नाटक और सुदामा चरित। सुदामा नाटक तो शिवनंदन सहाय के द्वारा लिखित है, और जो सुदामा चरित है वो नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है। मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल थे? मिश्र बंधु में थे सुख, श्याम, गणेश थे, ना कि कृष्ण। कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसे ऑप्शन दिया जाता है जिसमें गणेश की जगह कृष्ण दिया जाता है, जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पढ़ाई की बात हो तो गणेश जी की बात आती है, तो सुख, श्याम, गणेश, ठीक है। ये मिश्र बंधु भाई थे। हिंदी नवरत्न 1910 के द्वारा लिखा गया था। 1910 में इन्होंने हिंदी नवरत्न लिखा था मिश्र बंधुओं ने, और इसमें देव को ऊंचा स्थान दिया था। काफ़ी विद्वानों ने, शुक्ल ने भी इस चीज़ का विरोध किया था कि आपने देव को बड़ा कैसे मान लिया। तो शुक्ल ने बिहारी को माना है, काफ़ी विद्वानों ने बिहारी को भी माना है। तो आगे हम कुछ देव और बिहारी के संबंध में जो ये मतभेद हुए थे, यानी उनको की प्रतिस्पर्धा में कि ऊंचा कौन है, बड़ा कौन है, एक ऊंचे ओहदे पर कौन बैठना चाहिए, इससे संबंधित अनेक रचनाएं की गई, जिसमें देव और बिहारी थे। जिसमें देव और बिहारी रचना है वो कृष्ण बिहारी की है। इसको भी हम याद, कृष्ण बिहारी की देव और बिहारी रचना है। देव कृष्ण कौन है? देव है। तो ऐसा भी हम याद कर। बिहारी और देव किसकी रचना है? लाला भगवान दी, तो बिहारी लाला, ऐसे आप याद कर सकते हो। आगे हम बात कर लेते हैं पदम सिंह शर्मा की। पदम सिंह शर्मा खड़ी बोली काव्य को नीरस और करण कटु कहा था। पदम सिंह शर्मा ने
खड़ी बोली है उसको नीरस कहा था और करण कटु कहा था पदम सिंह शर्मा ने। किसने कहा था नीरस और करण कटु? पदम सिंह शर्मा ने नीरस और करण कटु कहा था। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर न हो। कविता से दुनिया में आज तक बड़े बड़े काम हुए। ये बात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के बारे में कही है। कविता यदि यथार्थ में कविता है, असलियत में कविता है, तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ खास असर ना हो। कविता से ही दुनिया में आज तक बड़े बड़े जो काम हुए हैं वो कविता से ही हुए हैं, उनसे प्रोत्साहित होकर किए गए हैं। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के बारे में कहा है, जिसको हम याद रखेंगे। गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है, ये किसने कहा था? कविता की कुछ परिभाषाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की हमने बात की, पीछे नामवर सिंह की हमने बात की। कविता छोटी मुंह बड़ी बात, ऐसे कहा था नामवर सिंह ने। और गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है, ये किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसको भी हम याद रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं हो सकती हैं। साहित्य निबंध शुक्ल ने 1904 में सरस्वती में लिखा था। साहित्य नाम का एक निबंध था, जैसे नाटक नाम का निबंध था वो भारतेंदु के द्वारा लिखा गया था, वैसे ही साहित्य नाम का निबंध है वो शुक्ल ने 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में लिखा था, या उसका जो निबंध था उनका वो उसमें छपा था 1904 ईस्वी में, साहित्य नाम का। इस बात को भी हम अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। और 1903 में इनकी रचना थी शुक्ल की 11 वर्ष का समय। ये इनकी रचना थी, या कह सकते हैं हम कहानी थी। फिर श्रीधर पाठक ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। स्वतंत्रतावादी कवि भी थे ये श्रीधर पाठक, और इनकी रचना का नाम गुणवंत हेमंत भी है। खड़ी बोली के प्रथम कवि माना जाता है श्रीधर पाठक को। 1900 ईस्वी में इनकी जो कविता है वो गुणवंत हेमंत लिखी गई थी। गुणवंत हेमंत लिखी गई थी श्रीधर पाठक की। ये भी पिछली बार 2022 के जो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें पूछा गया कि गुणवंत हेमंत किसकी रचना है, तो हम उसका उत्तर देंगे श्रीधर पाठक की रचना है, जो खड़ी बोली के प्रथम कवि या स्वतंत्रतावादी कवि माने जाते हैं। श्रीधर पाठक ने एकांतवास योगी की रचना लावणी के लय पर की। एकांतवास योगी की रचना किसके द्वारा की गई है? श्रीधर पाठक के द्वारा की गई है, जो लावणी के लय पर की गई थी, ठीक है। और 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ था। 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हम उत्तर देंगे प्रिय प्रवास, जिसकी रचना 1914 ईस्वी में हुई थी। और इनमें जो सर्ग है वो 17 सर्ग है। किसमें? प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है, और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण की कथा है। इनको राधा और कृष्ण को भगवान ने मानकर एक लोक की रक्षा करने वाला बताया गया है प्रिय प्रवास में। गुप्त जी ने, यह गुप्त जी से तात्पर्य है मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने भारत भारती रचना की 1912 ईस्वी में। इनको जो लोकप्रियता है गुप्त जी को, ये भारत भारती जो पत्रिका थी 1912 ईस्वी में, इन्हीं से इनको मिली थी। भारत भारती के कारण ही गांधी जी ने जो मैथिली शरण गुप्त थे उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दे दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी थी? मैथिली शरण गुप्त को दी थी। क्यों दी थी? भारत भारती 1912 ईस्वी में जो रचना की थी इन्होंने, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। गुप्त जी ने मार्क्स की जो पुत्री जैनी थी उस पर जैनी नामक कृति लिखी थी। ये भी कहीं बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर कौन सी रचना लिखी, तो जैनी नाम से इन्होंने रचना की थी। आगे हम बात कर लेते हैं। जो मैथिली शरण गुप्त हैं इनका जो प्रिय छंद है वो हरिगीतिका है। हरिगीतिका प्रसिद्ध छंद या प्रमुख छंद, प्रिय छंद किसका है, तो हम उत्तर देंगे मैथिली शरण गुप्त का। महावीर प्रसाद द्विवेदी गुप्त जी के गुरु थे। किसके गुरु थे?
मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे और इनका जो प्रिय छंद था वो हरि गीतिका था। रामनरेश त्रिपाठी ने प्रबंध काव्य लिखा। कौन कौन से प्रबंध काव्य लिखे रामनरेश त्रिपाठी ने? ये सब द्विवेदी युग के कवि हैं, ऐसे भी हम याद रख लें, या स्वच्छंदतावादी कवि भी कह सकते हैं। तो मिलन, पथिका, पथिक, स्वप्न, मानसी, 4 इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे थे। मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, 4 इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे थे रामनरेश त्रिपाठी ने। आचार्य शुक्ल ने के काव्य संग्रह का नाम हृदय का मधुर और ब्रजभाषा, ये काव्य संग्रह का इनका नाम है। और आचार्य शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। ये आचार्य शुक्ल के काव्य संग्रह का नाम हृदय का मधुर भार है, जो ब्रज भाषा में लिखा गया। और आचार्य शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में अनुवाद बुद्ध चरित नाम से किया। इसको भी हम याद रखेंगे कि शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया का ब्रज भाषा में अनुवाद किया और बुद्ध चरित्र नाम से किया था। हल्दी घाटी और जौहर नामक कविताएं किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे की हैं। किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे की जो रचनाएं हैं, हल्दी घाटी और जौहर नामक रचनाएं किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे की। तो हमने द्विवेदी युग, भारतेंदु युग पढ़ लिया है, द्विवेदी युग पढ़ लिया है, और अब हम छायावाद की बात कर लेंगे। छायावाद, अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। ये कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है कि अगर आप उत्तर भारत के बारे में जानना चाहते हो, उनकी जनता के बारे में जानना, उनके विचार जानना चाहते हो, भाषा, रहन सहन कैसा है उनकी, आशा आकांक्षा, सुख दुख, जो कुछ भी जानना है रहन सहन से संबंधित, उनके कल्चर से संबंधित, तो आप प्रेमचंद के जो उपन्यास है, कहानियां हैं, उनको पढ़ लो और आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको सब समझ में आ जाएगा, उनका परिचय करवा दिया जाएगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के बारे में कुछ अपने विचार रखे हैं। प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं। प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं और इनकी जो प्रसिद्ध रचना 1936 में अंतिम है, गोदान है, ये महाकाव्य है। उपन्यास है वैसे तो, लेकिन महाकाव्यात्मक रचना इसे कहा जाता है। गोदान में प्रेमचंद ने किसान से मजदूर बन गए। जैसे होरी के पास 5 बीघा जमीन थी, धीरे धीरे वो इतना विवश हुआ कि वो अंतिम में मजदूर बन गया था। मजदूर बनने की व्यवस्था का चित्रण किया है। सेवा सदन में सेवा, नारियों की सेवा करो, लेकिन यहाँ पर ट्रिक हम जचा रहे हैं कि नारी की सेवा करो। तो सेवा सदन में नारी शोषण का चित्रण हुआ है। मुख्य पात्र इसमें सुमन है। सेवा, सुमन, नारी, 3 बात को हम अच्छे से याद रख लेंगे। प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम भी हम याद रख लेंगे। मैंने कुछ ट्रिक बनाई है छोटी सी, जिससे आपको नॉर्मल क्रम तो याद रहेगा। सेवा करो प्रेम से, रंग लाएगी काया। 4 को आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर आपको थोड़ा थोड़ा अपने आप ध्यान रखना है कि सेवा करो प्रेम से। सेवा सदन में क्या था? नारी शोषण का चित्रण था, जिसमें प्रमुख पात्र सुमन थी, जिसकी जो लिखा था ये 1918 ईस्वी में लिखा था। प्रेम से, सेवा करो प्रेम से, 1922 ईस्वी में प्रेम। रंगभूमि 1924 ईस्वी में, सेवा करो प्रेम से, रंग लाएगी काया निर्मला। गबन कायाकल्प 1926 और निर्मला है 1928। निर्मला 28 साल की हो गई। गबन 1932, करमभूमि 32 और गोदान 36। ये कुछ उपन्यास है, उसको हम प्रेमचंद जी के, जिनको हम याद रखेंगे। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र इनका उपन्यास है जो अधूरा था। अब वृंदावन लाल वर्मा की कुछ उपन्यास है, उनको भी हम याद कर लेंगे। गढ़ कुडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी,
ये उपन्यास है मृगनयनी, गढ़कुटार, विराटा की पद्मिनी और झांसी की रानी। ये जो उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा के हैं। वृंदावन लाल के उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित थे, यानी झांसी की रानी देख लीजिए, विराटा की पद्मिनी देख लीजिए, मृगनयनी, गढ़कुटार, ये ऐतिहासिकता पर की पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यास हैं। वृंदावन लाल वर्मा बुंदेलखंड से संबंधित थे। ठीक है। यशपाल के उपन्यास, यशपाल के उपन्यास है मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। यशपाल के जो उपन्यास है वो मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित हैं, इसको भी हम याद रखेंगे। रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित रचनाएं करते हैं। राहुल साकृत्यायन की उपन्यास ऐतिहासिक हैं। जिस प्रकार वृंदावन लाल वर्मा के थे उसी प्रकार राहुल के भी उपन्यास ऐतिहासिक हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म पर ज्यादा जोर दिया था। अभी बुद्ध चरित्र रचना किसकी थी? लाइट ऑफ एशिया का हिंदी अनुवाद ब्रज भाषा में किया था अनुवाद शुक्ल ने। तो इन्होंने बौद्ध धर्म पर ज्यादा जोर दिया था राहुल ने। और वाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की का उपन्यास है। ये हर्षकालीन सांस्कृतिक जीवन को चित्रित करता है उपन्यास। चित्रलेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है, जिसमें पाप पुण्य की समस्या को नए रूप में परिभाषित किया गया है। चित्रलेखा 1934 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा का चित्र 34 में ले लीजिए, जिसमें पाप पुण्य की समस्या को नए रूप में परिभाषित किया गया है। 3 वर्ष भगवती चरण वर्मा का, एक तो 1934 में लिखा गया था चित्रलेखा, और दूसरा है 3 वर्ष, ये भी भगवती चरण वर्मा का है उपन्यास है। मुर्दों का टीला 1946, ये रांगे राघव का उपन्यास है। इसमें सिंधु घाटी की विलुप्त सभ्यता को आधार बनाया गया है। माँ नामक उपन्यास विशंबरनाथ कौशिक का है। रक्षाबंधन भी विशंबरनाथ कौशिक का 1913 में लिखा गया था। और माँ भी उपन्यास जो विशंबरनाथ कौशिक का है, माँ नाम से मैक्सिम गोर्गे ने भी रचना की थी। विदा उपन्यास प्रताप नारायण मिश्र का है। ये भारतेंदु युग के कवि थे और इनका उपन्यास है विदा। तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है। कंकाल उपन्यास भी जयशंकर प्रसाद का है। और इरावती नाम का जो उपन्यास है वो भी जयशंकर प्रसाद का है। प्रभावती अलका बिल्ले सुर बकरीदा उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के हैं। कौन कौन से प्रभावती हैं? अलका है, अलका, निराला, अलका, निराला, प्रभावती, निराला, बिल्लेसुर बकरीदा उपन्यास ये भी निराला का है। सुनीता, त्यागपत्र, परख, कल्याणी, ये जैनेन्द्र के उपन्यास है। जैनेन्द्र के उपन्यास है सुनीता, कल्याणी, परख, त्यागपत्र। सुनीता 1935 में लिखा गया और त्यागपत्र 1936 में लिखा गया, जो कि जैनेन्द्र जी के उपन्यास हैं। दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों की खतूत, बुधवा की बेटी, ये उपन्यास हैं उग्र जी के। पांडेय बेचन उग्र थे। इनके जो उपन्यास हैं उनका नाम है बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों का खतूत। ये क्या है? उपन्यास है। किसके उपन्यास है? चंद हसीनों के खतूत पांडेय बेचन उग्र जी के हैं। इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय पर और जैनेन्द्र पर, तीनों पर, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय पर फ्राइड के मनोविश्लेषणवादी विचारों का प्रभाव पड़ा है। ठीक है। इलाचंद्र जोशी पर फ्राइड, एडलर, ह्यूग, तीनों का प्रभाव पड़ा। पूछ लिया जाए जो मनोविश्लेषणवादी जो विद्वान है, फ्राइड है, एडलर है, युंग है, इन तीनों का प्रभाव किस हिंदी के लेखक पर पड़ा? तो इलाचंद्र जोशी पर पड़ा था। बढ़ चढ़कर इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक रचनाएं भी की थी। सन्यासी रचना किसकी है? 1941 ईस्वी में लिखी गई, ये इलाचंद्र जोशी की ही है। इलाचंद्र जोशी, सन्यासी और पर्दे के पीछे, नाव पर चिड़िया, ऐसी कुछ रचनाएं हैं इनकी जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इलाचंद्र जोशी की, जिसको याद रखने की हमें ज़रूरत है। शेखर की जीवनी उपन्यास है जो अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। ये भी मनोविश्लेषणवादी कवि हैं और इनकी रचनाएं भी मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित हैं, इलाचंद्र जोशी और जैनेन्द्र की तरह ही। शेखर की जीवनी के 2 भाग थे, 1941 ईस्वी में और 1944 ईस्वी में
आया था दूसरा भाग। तो दो भाग थे, एक तो पहला आया था भाग 1941 ईस्वी में और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी में लिखा गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय का ये है 1947 ईस्वी में गिरती दीवारें नाम से, जो उपेंद्र नाथ अस्क का उपन्यास है और ये मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित है। इसको भी हम याद कर लेंगे। यानी गिरती दीवारें किसकी उपन्यास है, किसका? उपेंद्र नाथ अस्क का है और ये मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित उपन्यास है। नवाबी मसनद और सेठ बांकेमल, ये अमृतलाल नागर के उपन्यास है। सेठ बांकेमल और नवीन नवाबी मसनद किसके उपन्यास है? अमृतलाल नागर के हैं। देहाती दुनिया उपन्यास किसका है? शिव पूजन सहाय का देहाती उपन्यास है। देहाती दुनिया नामक उपन्यास शिव पूजन सहाय के हैं। 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी प्रकाशित हुई थी। 1916 ईस्वी में पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दामुल का कैदी, ये भी प्रेमचंद की कहानी है। ईदगाह भी इनकी कहानी है। प्रेमचंद की ईदगाह व रामलीला कहानियां बाल मनोविज्ञान पर आधारित हैं। जिसे ईदगाह में हामिद था, अपनी बूढ़ी दादी के लिए, अमीना के लिए चिमटा लाया था। बाल चेष्टाओं पर ये आधारित हैं और जिसमें एक रामलीला भी है। ठीक है। प्रेमचंद की दो बेलों की कहानियां, कथा, दो बेलों की कथा, जिसमें बेलों के नाम थे हीरा और मोती। पूस की रात, जिसमें झबरा कुत्ता था। आत्माराम, जिसमें आत्माराम तोता था। ऐसी कुछ कहानियां हैं जो पशु प्रेम पर आधारित हैं। प्रेमचंद की शतरंज के खिलाड़ी कहानी में सामंती विलासिता का चित्रण है। प्रेमचंद की जो कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, उसमें सामंती विलासिता का चित्रण है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन थी, 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। गोदान भी 1936 में लिखा गया, जो अंतिम उपन्यास था, और 1936 ईस्वी में ही प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी इन सब के लिखने के बाद। पुरस्कार, आकाशदीप और गुंडा कहानियां थी जयशंकर प्रसाद की। पुरस्कार, आकाशदीप और गुंडा कहानियां किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। ताई कहानी किसकी है? विशंबर नाथ कौशिक की। ताई, माँ, रक्षाबंधन, ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा लिखी गई है। कुछ उपन्यास है इनमें से, उनको हम याद रखेंगे कि क्या है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। इस बात पर हम थोड़ा गौर करेंगे। तो ये ताई कहानी है, विशंबर नाथ कौशिक के द्वारा लिखी गई। हार की जीत सुदर्शन की है, ये भी कहानी है। यशपाल की कुछ कहानियां हैं, उसकी बात करते हैं हम। एक मकरील नाम की कहानी है जो यशपाल की है और पिंजरे की उड़ान है, 1939 ईस्वी में लिखी गई थी। ये कहानी है यशपाल की। अब कुछ राहुल साकृत्यायन की भी कहानियां हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सतमी की बच्चे किसकी है? राहुल साकृत्यायन की रचना है, 1935 ईस्वी में लिखी गई थी। वोल्गा से गंगा, 1942 ईस्वी में, ये भी कहानी है वोल्गा से गंगा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं उपेंद्र नाथ अस्क की गिरती दीवारें। गिरती दीवारें इनकी रचना थी, हमने अभी पढ़ी थी। गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अस्क की थी। उर्दू से हिंदी में आने वाले कलाकार यही थे। उर्दू से आए थे ये हिंदी में, हिंदी रचनाएं पहले उर्दू में किया करते थे, फिर ये हिंदी में रचना करते थे। तो उपेंद्र नाथ अस्क उर्दू से हिंदी में आने वाले कलाकार। अस्क की प्रमुख कहानी है, कुछ कहानियां हैं। एक तो जुदाई की शाम की गीत, शाम का गीत, जुदाई की शाम का गीत 1933 उपेंद्र नाथ अस्क की कहानी। और डाची 1937 ईस्वी में लिखी गई थी, ये भी उपेंद्र नाथ अस्क की हैं। इनमें जो भी कहानियां उपन्यास आते हैं, नाम आते हैं, वो सब एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप एकदम थोड़ा ध्यान रख के, 2-3 तो नाम होते हैं एक कवि के, तो आप थोड़ा दिमाग में बिठा लें इस चीज़ को। ठीक है। जैनेंद्र की का पहला कहानी संग्रह फांसी था, जो 1929 ईस्वी में लिखा गया था। 1929 ईस्वी में लिखा गया था। फांसी निबंध संग्रह, कहानी संग्रह था जैनेंद्र जी का पहला। विप्तका कहानी संग्रह किसका है? 1937 में लिखा गया था। अज्ञेय का कहानी संग्रह है विप्तका।
ईला चंद्र जोशी की कहानियां हमने पहले भी बात की थी, उपन्यास की बात की थी। अब कुछ कहानियों की बात कर लेते हैं। धूप रेखा 1933 में। दिवाली और होली ईला चंद्र जोशी। आहुति दिवाली और होली को आहुति दी जाती है ईला चंद्र जोशी के द्वारा। दुमदार आदमी, ये कोई नाटक है दुमदार आदमी, जो जेपी श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है नाटक। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक की स्थापना, लेखक संघ था, उसकी स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 से काफ़ी घटनाएं जुड़ी हुई है, जैसे गोदान 1936 में लिखा गया था, कफन भी 1936 में लिखी गई थी, और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी 1936 में हुई थी। लखनऊ में स्थापना इसकी हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले कौन थे? प्रेमचंद थे। 1939 ईस्वी में जन नाट्य संघ की स्थापना की गई। किसकी की? जन नाट्य संघ की स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी। अब कुछ आचार्य शुक्ल की बातें हैं। इन्होंने लोक मंगल का कवि किसे कहा है? लोक का मंगल करने वाला कवि यानी लोक मंगल का कवि तुलसी को कहा है शुक्ल ने। प्रेम की पीर का कवि जायसी को कहा है, और जीवनोत्सव का कवि सूरदास को कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि सूरदास को कहा है, और लोक मंगल का कवि तुलसी को कहा है, और प्रेम की पीर का कवि जायसी को कहा है। यानी हमें ऐसे सवाल पूछ लिए जाए कि जीवनोत्सव का कवि सूरदास को किसने कहा? शुक्ल ने। या शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? तो सूरदास को। ऐसे सवाल पूछ लिए जाएंगे तो हमें याद रखना है या इसको ध्यान में रखना है। आचार्य शुक्ल के सभी निबंध चिंतामणि नाम से 3 भागों में संकलित हुए थे। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत था, उसको जीवनवादी काव्य कहा है। जीवनवादी काव्य साकेत को किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है जीवनवादी काव्य। बिहारी की वाक विभूति 1936 ईस्वी में। ये पुस्तक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, और जो हमारी पुस्तक अब हम पढ़ रहे हैं वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की ना होकर विश्वनाथ त्रिपाठी की है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो बिहारी की वाक विभूति विश्वनाथ त्रिपाठी की ना होकर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है, इसको भी हम याद रखेंगे। रत्नाकर व केशव पर कृष्ण शंकर शुक्ल ने टीकाएं लिखी थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर थे और केशव दास थे, उन पर टीकाएं लिखी थी। कृष्ण शंकर शुक्ल ने टीकाएं लिखी। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये लेख लिखा था शिवदान सिंह चौहान ने। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता लेख शिवदान सिंह चौहान ने लिखा था। प्राध्यापक की आलोचना के प्रवर्तक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। दास ने भाषा विज्ञान का काम इसमें किया है। साहित्यालोचन सैद्धांतिक समालोचना ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का, इसको भी हम याद रखेंगे। छायावाद के विषय में कुछ उक्तियां हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। छायावाद को छाया आभास किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है। फेंटेस्माटा भी कहा है, फेंटेस्माटा भी कहा है, फेंटेस्माटा। शुक्ल ने छायावाद को फेंटेस्माटा भी कहा है, और छायाभास भी कहा है। छायावाद आध्यात्मिक छाया का भान है। आध्यात्मिक छाया का भान है, किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है आध्यात्मिक छाया का भान है छायावाद। छायावाद स्थूल से के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसने कहा? नगेंद्र ने कहा है। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति पाना चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। ये नामवर सिंह का कथन है। छायावाद पुस्तक नामवर सिंह ने लिखी थी। मैं शैली किसने अपनाई? निराला ने अपनाई थी। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, ये भी फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था पिछली बार 2022 15 अक्टूबर 2022 के दिन। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, ये किसका कथन है? पंत का है, सुमित्रानंद पंत का है। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। निराला ने बादल को विप्लव का वीर कहा है। निराला जी ने, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उसने बादल को क्या कहा है? विप्लव का वीर कहा है। और जयशंकर प्रसाद ने देश को अरुण मधुमय कहा है। देवी माँ सहचरी प्राण, ये किसका कथन है? देवी माँ सहचरी प्राण सुमित्रानंदन पंत का है।
नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की कामायनी से ली गई है। शक्तिशाली हो विजय बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं, ये भी कामायनी से ली गई हैं। न्याय जिधर है उधर शक्ति है, जिधर न्याय है उधर ही शक्ति है। ये राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्तियाँ हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। ये राम की शक्ति पूजा। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्तियाँ हैं महादेवी वर्मा की, कई बार पूछ ली जाती हैं। रात के डर में दिवस की चाह का तार हूँ, ये पंक्ति किसकी है? रात के उर में दिवस की चाह का तार हूँ मैं, महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ है ये। दीपक और बादल, ये प्रिय प्रतीक हैं। ज़्यादातर जो पंक्तियों में दीपक और बादल नाम आए या दुख आए, तो उसमें महादेवी वर्मा का हम कह सकते हैं कि ये इनकी पंक्तियाँ हो सकती हैं। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को हालावाद कहा जाता है। हाला यानी व्यवस्था विरोध का प्रतीक। हम दीवानों की क्या आस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसने कहा? भगवती चरण वर्मा ने, कि हम दीवानों की क्या आस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा। एक भारतीय आत्मा उपनाम से कविताएं कौन करते थे? माखनलाल चतुर्वेदी किया करते थे। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। रूपा पत्रिका का संपादन सुमित्रा नंदन पंत ने किया था, इसको भी हम याद रखेंगे। झांसी की रानी कविता है, वो तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ये एक वीर काव्य है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, ये केदारनाथ अग्रवाल जो प्रगतिवादी कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल, इन्होंने कहा कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, केदारनाथ अग्रवाल। बादल को गिरते दिखा है, नागार्जुन। नाग गिर जाता है ना एक चीज के, वैसे ही बादल गिर जाता है। बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल की कविता है, ये प्रगतिवादी कवि थे और इनकी रचना है बसंती हवा। आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, ये त्रिलोचन ने, ये कथन किसका है? आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, ये कथन त्रिलोचन का है। और इनका असली नाम वासुदेव सिंह था। क्या था? वासुदेव सिंह था। नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल, जैसे हमने अब नागार्जुन की रचनाएं पढ़ी हैं, बादल को गिरते देखा है, केदारनाथ अग्रवाल की बसंती हवा, त्रिलोचन आज मैं अकेला हूँ, मुक्तिबोध, ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तार सप्तक के कवियों को राहु का अन्वेषी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राहु का अन्वेषी भी कहा जाता है। लोभ और प्रीति निबंध किसका है? आचार्य शुक्ल का है। विचार और वितर्क 1945 ईस्वी में। अशोक के फूल 1948 में हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। विचार और वितर्क 1945 और अशोक के फूल 1948 हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए निबंध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध मूलतः सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। इस बात को भी हम याद रख लेंगे कि ये सांस्कृतिक ऐतिहासिकता इनकी निबंधों में ज़्यादा नजर आती है। राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे थे। शिवा साधना किसकी रचना है? ये नाटक है शिवा साधना हरिकृष्ण प्रेमी का। हरिकृष्ण प्रेमी का शिवा साधना नाटक है जो शिवाजी के जीवन पर आधारित है। रक्षाबंधन नाटक हरिकृष्ण प्रेमी का है, जिसमें कर्मावती और हुमायूं के भाई बहन की कथा। ये नाटक तो किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। लेकिन जब अगर हम रक्षाबंधन उपन्यास की बात करें तो ये किसका है? विशंबरनाथ कौशिक का है। कर्तव्य नाटक है सेठ गोविंद दास का। सेठ होता है, उसी का कर्तव्य होता है, तो इसमें गोविंद सेठ है तो उनका कर्तव्य है। ऐसे कुछ ट्रिक बना के हम याद रख लेंगे। इसमें कृष्ण व राम को के चरित्र को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। कर्तव्य नाटक में उनका कर्तव्य बन गया था कि एक साथ दोनों के चरित्र प्रस्तुत करना। राजमुकुट गोविंद वल्लभ पंत नाटक, इसमें पन्नाधाय के अपूर्व त्याग की कथा है। राजमुकुट में मुक्ति का रहस्य व सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं। स्वतंत्रता के बाद हिंदी साहित्य में क्या क्या नवीन चीज़ें हुई उसकी हम बात कर लेते हैं। कौन कौन से कवि आए उनकी भी हम बात कर लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कवि थे। मोहनदास नेमिष राय
जयप्रकाश करदम, सूरजपाल चौहान, शिवराज सिंह बेचैन आदि दलित चेतना के लेखक हैं। कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से दलित लेखक कौन नहीं है, तो जयप्रकाश करदम है दलित, सूरजपाल चौहान, शिवराज सिंह बेचैन, मोहनदास नेमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये सब दलित चेतना के कवि हैं या लेखक हैं। मिथ ऑफ सिसिफस, ये सिद्धांत है कामू का है। मिथ ऑफ सिसिफस सिद्धांत है कामू का। जियोपोल सार्थ और अल्बेयर कामू अस्तित्ववादी विचारक थे। कामू और सार्थ अस्तित्ववादी विचारक थे। विखंडनवाद का संबंध देरिदा से है। देरिदा का संबंध विखंडनवाद से है। सैबोल्टरन निम्न वर्ग की अवधारणा ग्रामसी ने दी थी। 1943 में तार सप्तक यानी पहला चरण, 1951 में दूसरा और 1959 में तीसरा, ये अज्ञेय जी के द्वारा दिए गए तार सप्तक की चर्चा है। प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञेय ही थे। कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अज्ञेय निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनको व्यक्तिवादी कवि भी कहा जाता है। निजता के सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि कौन है? अज्ञेय है, और इनको व्यक्तिवादी कवि भी कहा जाता है। नदी के द्वीप, ये द्वीप अकेला, कविताएं किसकी हैं? अज्ञेय की कविताएं हैं। नई कविता में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। नई कविता में सभी वादों से मुक्ति और लघु मानव के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। 1960 के बाद कविता का दौर आया। ये परंपरा को नकारती है, नवीनता को उजागर करने की कोशिश करती हैं। ये परंपरा की जो लीक है उसे एकदम हट चुकी है, स्वच्छंद हो गए हैं। ये प्रगतिशील धारा के कवि शमशेर बहादुर सिंह थे, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। अमन का राग, सलोना जिस्म, आओ ना, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। ये प्रगतिशील धारा के कवि हैं। गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना है पृथ्वी कल्प। नरेश मेहता समय देवता, सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, चांद का मुख टेढ़ा, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये कुछ रचनाएं हैं जो तार सप्तक या सप्तकों से संबंधित कवियों की हैं। गिरिजा कुमार माथुर इंद्रियता के कवि हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे शमशेर बहादुर सिंह को। लेकिन जब पूछ लिया जाता है कि इंद्रियता के कवि किसे कहा जाता है, तो हम उत्तर देंगे गिरिजा कुमार माथुर को। मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं। किसकी रचनाएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं? मुक्तिबोध की। धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडेय था। ये बनारस के निवासी थे। इनका पूरा नाम सुदामा पांडेय था। इनकी जो कुछ रचनाएं हैं उनकी बात करते हैं हम। कविताएं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी कविताएं हैं पांडे जी की, धूमिल जी की। राष्ट्रीय गीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है, फटना सुतना पहने जिसका गुण हर रचना गाता है, ये रघुवीर सहाय की पंक्तियां हैं। रामदास की हत्या, ये कविता है रघुवीर सहाय की। ये दलित समाज से थे रघुवीर सहाय। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। यहाँ से देखो केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह और है। जैसे केदारनाथ सिंह है ये तो प्रयोगवादी कवि है, लेकिन जो केदारनाथ अग्रवाल है वो प्रगतिशील कवि है। ठीक है। मगध रचना है श्रीकांत वर्मा की। यहाँ से देखो केदारनाथ सिंह की रचना है। नवगीत के रचनाकार कौन है? नवगीत के वीरेंद्र सिंह है, वीरेंद्र मिश्र है, शंभुनाथ सिंह है, रमानाथ अवस्थी है। नवगीत के रचनाकार है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन अधिकांश छंदों व तुकों में मिलते थे। इनकी जो रचनाएं थी वो छंदों व तुकों में मिला करती थी। ये प्रगतिवादी कवि थे। नागार्जुन दोहा मंत्र हरगंगा आदि सभी छंदों में लिखा करते थे। नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था, जिन्हें बाबा भी कहा जाता था। त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह था। मेला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इसका कथा क्षेत्र बिहार का पूर्णिया जिला है। रतिनाथ की चाची बलचनामा,
नागार्जुन के आंचलिक उपन्यास हैं। गंगा मैया, धरती, भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है ये। गंगा मैया और धरती किसके उपन्यास है? भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। आधा गांव राही मासूम रज्जा का उपन्यास है। ये पूर्वी यूपी गंगोली गांव पर आधारित है। इसमें विभाजन की त्रासदी का वर्णन है। जीनी झीनी रे बीनी चदरिया, ये उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्ला खान का, जो जामिया निवासी थे। कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। टेढ़े मेढ़े रास्ते और भूले बिसरे चित्र, ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। राजनीति में भ्रष्टाचार पर ये उपन्यास लिखे गए हैं। विषय इनका ये है। जैसे अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना है, जिसमें शहरी मध्यम वर्गीय जीवन पर ये रचनाएं की गई है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव की है। दंपति जीवन की त्रासदी इसका प्रमुख विषय है। गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें उपेंद्रनाथ अस्क, मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। तीसरा देश रमाकांत का है। बेघर ममता कालिया, मौन नैतिकता पर आधारित ये रचना है। सात आसमान अस्कर वजाहत, मौन नैतिकता पर आधारित ये रचना है। अजय की डायरी, ये देवराज है और ये अजय की डायरी एक डायरी रचना न होकर ये एक उपन्यास है जो देवराज के द्वारा लिखा गया। नदी के द्वीप अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। मनोविश्लेषणात्मक रचना है ये। अपने अपने अजनबी अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। मौन भावना पर आधारित है। झूठा सच यशपाल का है, जिसमें अस्तित्ववादी इसका प्रमुख विषय है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत अमर हो जाना है, अमरकांत की रचना है, उपन्यास है। भारत पाक विभाजन पर आधारित है। मुर्दाघर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित की है, जो महानगरीय जीवन पर आधारित है। लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट की रचना है, जो वैश्य जीवन पर आधारित है। आपका बंटी महाभोज, ये दो उपन्यास है, वो मन्नू भंडारी का है, जो मध्यम वर्ग जीवन पर आधारित है। कलिकाल बाईपास अलका सरावगी की रचना है, जो मध्यम वर्गीय जीवन पर आधारित है। अंतिम अध्याय भैरव प्रसाद गुप्त का है, जो व्यंग्य प्रधान रचना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, जो व्यंग्य प्रधान रचना है। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी, व्यंग्य प्रधान रचना है। और कसब मनोहर श्याम जोशी, ये भी व्यंग्य प्रधान रचना है। इस प्रकार हमने ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नामक पुस्तक का अध्ययन कर लिया है और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये किताब अच्छी लगी। मेरे जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके लिए उपयोगी होंगे और अच्छे लगे होंगे। और कोई गलती हुई हो मुझसे तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।